नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार पूरा विपक्ष 3 राज्यों के या फिर मैं मेंशन करूं कि 4 राज्यों के रिजल्ट आने के बाद और अगले दिन मिजोरम का रिजल्ट आने के बाद एक के बाद एक सवाल उठा रहा है। और वो सवाल किस चीज को लेकर के उठ रहे हैं? वो है ईवीएम को लेकर के, पोस्टल बैलेट की बातें। पोस्टल बैलेट पे जिस तरीके से कौन आगे था कौन पीछे था, उन सारी चीजों को लेकर के अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है और लिस्ट निकाल करके सोशल मीडिया पर लगातार पेश कर रही है कि क्या कुछ हुआ है। यहां पर मैं सीधे मध्य प्रदेश के काफी खास चेहरे की बात करूं, दिग्विजय सिंह की। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कुछ लिस्ट जारी की है और यही कहूंगी मैं कि कुछ लिस्ट उन्होंने वहां पर पोस्ट की है। और उन लिस्ट में क्या है, उस लिस्ट के साथ उन्होंने लिखा है कि हम लगभग 230 सीटें जो मध्य प्रदेश की हैं उनमें से 199 सीटों पर आगे चल रहे थे। पोस्टल बैलेट के हिसाब से यहां पर उन्होंने मेंशन किया कि 199 सीटों पर आगे चल रहे थे, पर वहीं जैसे ही ईवीएम पर बात आई तो हम इतने पिछड़े कि अब बहुमत से नीचे ही सिमट गए। तो वो सीधे सीधे बहुत बड़ा सवाल अब उठा रहे हैं। 48 घंटों में राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। जहां आकर के आंकड़े अटके, जहां रिजल्ट आकर के अटका, उसके बाद राजनीति भी काफी तेज हो गई है। वहीं भाजपा बड़े चेहरे को लेकर के कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन सीएम का चेहरा हो सकता है, उस पर चिंतन मंथन कर रही है। वहीं राजस्थान से भी एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, वो भी मैं आपको बीच वीडियो में बताऊंगी। पर यहां पर एक छोटा सा क्लू दे देती हूं कि राजस्थान के जयपुर में एक सनसनीखेज वहां पर खबर निकल करके सामने आई है कि दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, गोलियां चली और एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा जो करनी सेना के चीफ है उस पर भी बातचीत होगी और दिग्विजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं पूनम पंडित। काफी आप तमाम मुद्दों पर धारदार बातें रखती है। ये जो मुद्दा पूरे विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि ईवीएम में कुछ घपलेबाजी लग रही है, ये मैंने पहली बार नहीं सुना है या आपने पहली बार नहीं सुना है। इस बात को लेकर के क्या कितना दम लग रहा है? दिग्विजय सिंह ने जो कहा, कमलनाथ जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत, ऐसे तमाम चेहरे पहली बात की शुरुआत कहां से करना चाहती हैं कि क्या बड़ी वजह रही जो आपके अंदर शंका है 3 राज्यों को? जो जिन सीनियर लीडरों के आप नाम गिनवा रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी। मैं अपनी वो बात करूंगी जो मैंने खुद देखी है। मैं मध्य प्रदेश में थी, याद होगा आपको, तमाम सोशल मीडिया पर वो वीडियो चली थी। मैं बालाघाट की बात कर रही हूँ, जब ईवीएम के डिब्बे खोले जा रहे थे, जिसको स्ट्रांग रूम बोला जाता है, स्ट्रांग रूम है सेंट्रल की वो लगी हुई है, वो पुलिस लगी हुई है सेंट्रल की, दूर रहिएगा, ये होता है ना स्ट्रांग रूम का मतलब कि कोई नहीं जा सकता। स्ट्रांग रूम प्रशासन मौजूद होता है, प्रशासन के चमचे मौजूद नहीं होते, नेताओं के चमचे मौजूद नहीं होते। बालाघाट में स्ट्रांग रूम के अंदर जो वीडियो देखा होगा आपने, मैं वहीं थी। तमाम लोग ऐसे बैठे थे जैसे इनको जीवने के लिए यहाँ पर दावत और पत्तल बांटे जा रहे हो। मैं भूल जाऊंगी नहीं इन चीज़ों को। और चंद लोग जिन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, वो ईवीएम हाउस में क्या कर रहे थे, वो बैठे हुए थे इस तरीके से, सारे चौकड़ी जमा करके, न जाने इनके लिए यहाँ पत्तल आ रहे हैं, दावत चल रही, जीवने आए। क्यों बैठे थे वो? इस बात पे हमें शंका। एक बार स्ट्रांग रूम प्रत्याशियों के सामने, तमाम लोगों के सामने, अगर एक बार स्ट्रांग रूम लॉक हो जाता है तो उसको चुनाव आयोग के अधिकारी भी नहीं खोल सकते। कोई नहीं खोल सकता। सिर्फ आप वहां पे ऐसे घूम सकते हो, चुनाव आयोग के अधिकारी भी वहां सिर्फ घूम सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो ये कहा कि भाई ये सारी चीजों का नहीं पता था और फिर उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान भी लिया बालाघाट में जाकर। अब देखिए, अगर आपने संज्ञान लिया तो इसका मतलब ये चीजें होती हैं। संज्ञान तो तभी लिया जाता है ना जब होता है कोई मुद्दा, कोई मैटर होता है, तभी लिया जाता है ना। जब आपको पता है ये हो रहा है तो फिर आप इतना मोह क्यों रख रहे हो ईवीएम से? हम लोग फैक्ट पे बात करके आरोप लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आई बात और बोल दी। क्योंकि जिन आप 3 हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रही हैं, वहां पर खुद मैं 2 राज्य में मैं खुद थी, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, एज ए प्रचारक वहां पर थी। तो मैं वहां पर सपोर्ट कर रही थी, लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी विधानसभाओं पे मैं वहां पर गई थी। जो वहां जमीन पे जो कार्यकर्ता कांग्रेस का है
उसकी मैं बात करूंगी। मैं इनकी हवाई बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो पिछले सालों से हो रहा है, चाहे मैं बात करूं अगर उससे पहली वेस्ट बंगाल की, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तब भी ईवीएम के ऊपर हमने सवाल उठाया था। और मैं सीधे तौर पे अगर बात करूं हिमाचल की और कर्नाटक की, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद भी हमने फिर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि बेशक यहां कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन हम फिर भी ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते फ्यूचर में। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये होशियारी दिखाते हैं, थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि हो गया काम। अब जहां सही नहीं इनको करना होता तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा ताकि पार्टी बड़ा निर्णय ना ले, इसलिए ये पहले जो करते हैं जानबूझ करके करते हैं, सही रिजल्ट दिखा करके, ताकि हम आगे हाय हुल्ला ना मचाएं। क्योंकि सीधी बात है, जब बात मुद्दों की होगी, फैक्ट की होगी, चीजें गलत होगी तो हम बिल्कुल बोलेंगे। दिग्विजय सिंह जो है वो कोई, ये बातें तभी गलत होती है जब आप हार जाते हैं। तुम तो यही बोलोगी, तुम्हें तो तुम्हारा तो काम यही बोलने का है ना, क्योंकि तुम हमारी सही बात नहीं सवाल करिए, लेकिन तुम सही बात को भी बोलो ना। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, हिमाचल में बनी थी, तब भी हमने ईवीएम पे सवाल उठाए थे और आज भी हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा अपना और कड़वा कड़वा तुम्हारा, बिल्कुल नहीं, हमने तब भी सवाल उठाए थे और आज भी उठाएंगे। एक बड़े नेता मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी जो है, उन्होंने ट्वीट किया है, दिखता नहीं आपको, पूरी लिस्ट के साथ में किया है, ये देखिए, दिखाइए अपने कैमरे पर, ये देखिए पूरी लिस्ट के साथ में, पूरी लिस्ट के साथ में, ये देखिए पूरी 4 पेजों की यहाँ लिस्ट पड़ी हुई है। और भी तमाम ऐसे न जाने कितने ट्वीट किया है कि 199 सीटों पर हम लोग आगे चल रहे थे। ये सबको पता है बैलेट पेपर पर कि हम लोग आगे चल रहे थे, यानी कि कांग्रेस आगे चल रही थी। एकदम से फेर बदल होने का मतलब ही क्या, जो जमीन का कार्यकर्ता वो हमें वोट दे रहा है भाई, वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, और आप एकदम से ये दिखा देते हो कि नहीं हम आगे थे और हम ही जीत गए। जब एक दौड़ में तुम्हें ही दौड़ना है और तुम्हें ही विनर बनना है और तुम चाहते ही नहीं हो कि विपक्ष मजबूती से लड़े आने वाले समय में भी, तो तुम तो ये करके आदमी को मानसिक रूप से पीड़ित करते हो। अगर आप बार बार विरोध करते हैं, चलिए मैं आपकी बातों को दम देती हूँ कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम में घपलेबाजी है, अगर आपकी ही बातों को दम दिया जाए तो आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? हम लोग नहीं बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं इस पे कोई मजबूत स्टैंड लिया जाए। उस मजबूत स्टैंड को देश के प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, क्योंकि सारा खेल ही वही रच रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैं एक ऐसी सीट की खुद मैं पर्सनल वहां पे थी, जहाजपुर विधानसभा राजस्थान में थी मैं। धीरज भाई, ये चुनाव के बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में वहां पर ग्राउंड पर थी, जनता को अपने या अपनी पार्टी के मुद्दे बता रही थी, तो बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने भी ग्राउंड पर देखा है। आपको ग्राउंड के हालात और ग्राउंड वही उसी बात से हमें तकलीफ है। मैं जहाजपुर विधानसभा पर थी, धीरज भाई वहां चुनाव लड़ रहे थे, तो एक दिन पहले जो है दीदी की रैली थी, प्रियंका गांधी दीदी की, और एक दिन छोड़ के उससे नेक्स्ट डे जो थी मोदी जी की रैली थी। ठीक है, ये कह दिया गया सभी लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री इस सीट पर आए हैं, बाबा इसको ही मत हरा देना। ईवीएम में 15 वोटों से आगे चल रहे धीरज भाई, ईवीएम में जीत चुके थे 15 वोटों से, फिर बाद में बैलेट पेपर में उनको हरा दिया और 199 सीटों पर बैलेट पेपर पे कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे चल रही। उधर उनका रिजल्ट जो माइनस कर दिया। इनके यहाँ सुबगाहट भी नहीं थी, इनके विधायकों को जाने आने भी नहीं दिया जा रहा था, इनके विधायकों को गली मोहल्ले से, गाँव से भगाया जा रहा था। कैसे हो गया? एक विधायक जो है, उन्होंने, आपने उनका वीडियो भी देखा होगा कि उनके परिवार में 8-9 लोग हैं, ठीक, और 8-9 लोगों की ही उनके परिवार की बूथ पे वोट नहीं मिली है। ऐसे होता है कभी? अरे कोई वोट दे ना दे, तुम्हारी बीवी बच्चे तो देंगे ना, ऐसे भी हुआ है। इसके लिए आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? फिर आप कहोगे ना कि ईवीएम में चुनाव नहीं होना चाहिए। अब एक बेहतर स्टैंड की जरूरत है, वो स्टैंड जो लेंगे हमारे देश के जो बड़े लीडर होते हैं वो लेते हैं, जिन्हें लोकतंत्र से प्यार होता है, जिनको लोकतंत्र को बचाना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है बॉस, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए तमाम देश के विपक्ष का, तमाम किसान आंदोलन के साथियों का, किसानों का, कि वो ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करे और सब जो हमारे देश की व्यवस्था को, पूरे देश के सिस्टम को, कानून व्यवस्था, सब चीज उनके अधीन आती है। यानी कि सीजीआई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जी से विपक्ष को मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी मिलना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे ही बिल्कुल अपील कर रही हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि आप दोबारा से चुनाव कराएं बैलेट पेपर से, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे देखिए, बेशक तेलंगाना, बड़ी शंका है कि दोबारा, बिल्कुल, क्योंकि मामला इतना है, आप समझिए ना, क्योंकि अब 24 में चुनाव है, 24 के चुनाव से पहले रिजल्टों में इस तरीके की घपलेबाजी करना, डब्बा खोल दिया, किससे पूछ के खोल दिया? रिजल्ट खुलने से पहले खोल दिया। हाँ, बालाघाट की मैं बात कर रही हूँ, जब तो ये भी कूदते उछलते फिरते थे, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ईवीएम को खोलना समय से पहले, क्या कहोगे आप उसको?
इसीलिए इन्वॉल्वमेंट आज लोकतंत्र को और संविधान को, देश की जनता को बचाने के लिए, इसीलिए सीजीआई चंद्रचूड़ जी से हम लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, अपने ये पॉइंट रखेंगे उनके सामने कि दोबारा चुनाव कराए। बेशक तेलंगाना में रिजल्ट इन्होंने सही दिखाया, लेकिन हम ये कहेंगे कि जब ईवीएम की बात है तो कोई बात नहीं, तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव करा दीजिए, कोई बात नहीं। हमें अच्छे से पता है कि तेलंगाना की जनता अगली बार ई बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो डबल वोटों से जिताएगी। इतना मोह क्यों है? एक विधायक ने डेमो करके दिखाया था दिल्ली में विधानसभा में ईवीएम के ऊपर। तो इतना मोह क्यों है ईवीएम से? क्योंकि आपको जितनी चूड़ी चढ़ानी है उतने रिजल्ट लेने। यहाँ हमें दिक्कत होती है। कमलनाथ जी ने जमीन पर इतना काम किया, ये सबको पता है, वहाँ के लोगों को पता है, हमें भी पता है, क्योंकि हम लोग वहीं थे और एक प्रोग्राम में भी साथ में थे, आसपास की विधानसभाओं में भी घूम रहे थे। ऐसे ऐसे समर्थकों को उन्होंने अपने फेवर में लिया हुआ था कि आप सोच नहीं सकते हो कि नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ ही चाहिए। क्या बताना चाहिए? एक हमें मिले थे, वो कह रहे थे देखिए हम भाजपा के लोग हैं, हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, केंद्र में कोई बात नहीं, हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्टेट में हम कमलनाथ जी को ही चुनेंगे। ऐसे कई बार रही है ना, इसी तरीके के लोगों को उन्होंने अपनी तरफ प्रभावित किया और ऐसा रिजल्ट आ गया। एक बड़े नेता की छवि को एक मानसिक रूप से परेशान करने का जो ये काम करते हैं ये संघी जितने भी हैं ज्यादातर, तो उससे हम विचलित होने वाले नहीं है। तो मेंशन करूंगी क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं और मध्य प्रदेश चुनाव के बीच में देखा, जो चीजें एक्चुअल ग्राउंड पर थी वो हमने आपको दिखाई और भाजपा समर्थक ये कहते हुए दिखाई दिए। अगर मैं उन वीडियोस की क्लिप भी निकालूं तो मुझे लगता है लगभग सैकड़ों में पहुंच जाएगी कि वो कह रहे हैं कि हम भाजपा समर्थक हैं पर हमारी राज्य में पहली पसंद कमलनाथ है। ये उन्होंने कहा कि केंद्र में हम कांग्रेस को नहीं देखेंगे पर राज्य में हम कमलनाथ का चेहरा देख रहे हैं, हम मोदी जी को केंद्र में देखेंगे और यहाँ पर कमलनाथ को। तो ये आंकड़े इतने कैसे फीके पड़ गए, सवाल वो भी बना। पर जो वो कह रही हैं वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो चल रहा है ना, एक चीज है कि सवाल ये भी उठेगा कि तेलंगाना में हो सकता है बीजेपी नहीं, हमने नहीं, दरअसल क्या है, नहीं, तो आपने तुरंत कहा कि नहीं, एक राज्य, मैंने कहा ना लॉलीपॉप पकड़ाने का काम, एक राज्य में सही रिजल्ट दिखवा करके तेलंगाना में, ताकि विपक्ष जो है चर्चा ना करे, कांग्रेस चर्चा ना करे, जनता जो है बौखलाए ना, इसलिए इन्होंने वहां सही रिजल्ट दिखा दिया तुम्हें, ठीक है, जिससे कि हम चुप रहे। हम सच बोलने से चुप नहीं रहेंगे। हम फिर कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा, तेलंगाना की बात होगी तो भी कराने के लिए हम लोग पीछे नहीं है। अब मैं राजस्थान की बात करती हूँ। राजस्थान में कोई इनका चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं था, इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, इनकी कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी, कुर्सियां इनकी खाली पड़ी रहती थी और एकदम से इतना माहौल, इनके एक भी कार्यालय में सुबह के दोपहर के टाइम कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इनको अच्छे से पता था कि ये लोग 4 राज्य हार रहे हैं, बेहतर तरीके से हार रहे हैं, इसीलिए हमारे प्रधान सेवक विदेश चले गए थे। जब शाम को पूरा रायता फैला करके पूरा सिस्टम ही खेल बदल किया, तब शाम को वो आए हैं क्रेडिट लेने के लिए कि अब मैं हार रहा हूँ तो मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, इनके ऊपर क्रेडिट ठोप दूंगा और कार्यकर्ता और नेता जो है भाजपा के, इसलिए चला जाता हूँ। लेकिन जब पता लगा कि माहौल बदल गया, हो गया हाथ में काबू में, तो वापस आ गए क्रेडिट लेने के लिए। राजस्थान में जब तो वो भी इतने बोलते थे, अभी तो 2 ही दिन हुए, आज तीसरा दिन है और इतनी बड़ी घटना जो हुई है, एक बड़े नेता करनी सेना के जो थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी हत्या किस तरीके से हो गई है कि मतलब कोई 2 दिन ही हुआ है और आपको कानून व्यवस्था, कोई सिस्टम, कुछ नहीं। क्या दिखाना चाह रहे हो? भय बैठाना चाह रहे हो, डर बैठाना चाह रहे हो, क्यों? पर वो कहेंगे अभी तो आपसे शपथ भी नहीं ली, शपथ नहीं ली, अभी तो तुम्हारे, अभी तो बेलगाम लोग घूम करके उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं और ये बाल मुकुंद भी इतने बोल रहे थे, ये क्यों नहीं गए थे वहां पे? है जब गए, जब माहौल हो गया, भीड़ हो गई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे तुम इतने पनौती हो, तुम्हारी राजस्थान में सरकार ने पैर रख दिया, तुरंत इतनी बड़ी हाहाकार मच गई वहां पर, राजस्थान जल रहा है, बाइकें जलाई जा रही है, देखा नहीं आपने? वीडियो आया सोशल मीडिया पर। है तुम इतने पनौती हो, जिधर तुम जा रहे हो उधर ही नाश कर रहे हो जाकर के। चलिए एक सवाल और बनता है जो काफी महत्वपूर्ण भी रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि वोट शेयर ज्यादा अंतर नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। भाजपा और कांग्रेस का थोड़ा फालतू था। 4 करोड़ 81 लाख जो वोट मिला है, पूरे जितने भी चुनाव ये हुए हैं सारे राज्यों में, 4 करोड़ 81 लाख भाजपा को मिला है और 4 करोड़ 90 लाख के आसपास, 90 लाख के आसपास 9 लाख वोट जो है, 91 लाख, सॉरी 9-10 लाख का वोट जो है फालतू मिला है कांग्रेस को। तो कहीं पीछे नहीं है कांग्रेस, तुमसे आ गई है।
अगर हम वोट की बात करते हैं। वोट शेयर को कैसे देखती मैं हैं? आपकी लोकसभा चुनाव में जी, इस वोट शेयर का कितना प्रभाव रहेगा? देखिए कुछ लोकसभा चीजें आगे भी ज्वाइन करके देखनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का तो यही चीज आप निकल करके कैलकुलेट कर लीजिए, समझ में आ गया कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। अब आप अपनी तिगड़मबाजी करके, इनका काम है विधायकों को खरीदना, विधायकों को बेचना, विधायकों को जबरदस्ती उठाना, विधायकों को अपनी तरफ लाना, विधायकों को लेकर के भगोड़ों को दूसरी पार्टियों में भाग जाना और तब उनकी सरकार बनवा देना। इनका काम है ये, इनका ये काम है। ये चोरी से चीजों को छीनना झपटना अच्छे से जान गए हैं। मैं यहाँ पर देखिए, राजस्थान में आपकी सत्ता थी, सवाल उठा कन्हैया लाल को लेकर के। कन्हैया लाल पे तो बहुत विचलित हुए थे ना कन्हैया लाल पे तो पूरे इन्होंने सड़कों पे इतने आंदोलन, इतने वो कर दिए, जबकि कन्हैया करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी समर्थक हूँ इस बात की, करना चाहिए। लेकिन आज जब करनी सिंह सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो गई, तब तुम लोग क्यों नहीं दिख रहे हो? तब तुम्हारे विधायक क्यों नहीं देख रहे? तब तुम्हारा हिंदुत्व क्यों नहीं जाग रहा है? तब तुम्हारी भावनाएं क्यों आहत नहीं हो रही हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी वहां पर बयानबाजी पहुंचे हैं वहां। देखिए वो जब पहुंचे हैं, जब आम जनता पहुंची है, पहले क्यों नहीं गई? दूसरी बात, कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी तो उन लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। बाद में चीजें जब निकल करके आई, उसमें वो लोग जो थे बड़े करीबी गृह मंत्री जी के थे, बड़े करीबी, आपने फोटो भी देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी लोग थे जिनके फोटो भी आए थे, जिन्होंने हत्या की थी कन्हैया लाल की। ठीक, अब यहाँ पर जो हत्या हुई है सुखदेव सिंह जी की, सुखिया जो होते हैं उनकी हत्या हुई है। अब इनके लिए आपका हिंदुत्व वाले लोग कहाँ गए? ये जो संगठन चलाने वाले कुछ लोग की मैं बात कर रही हूँ जो बवाल मचाते हैं, सभी लोगों की नहीं बात कर रही हूँ, वो लोग कहाँ गए? अब उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? अभी तुमने तो पैर ही रखा राजस्थान में, अभी तो शपथ भी नहीं ली, तब ये हाल कर दिया तुमने सिस्टम का। एक गलियों में घूम करके पतीलों में तो झांकता फिर रहा है आदमी कि क्या बन रहा है, क्या खा रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहा एक जीता जागता इंसान जो है उसकी हत्या हो गई, इंसानों की कोई फिक्र नहीं उसको। एक सवाल और है कि ये जो लास्ट समय पर बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड भी खेला और मास्टर स्ट्रोक उनके लिए मुझे लगता है बहुत हद तक सफल भी रहा है कि बड़े बड़े नेता उतारे, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया जी और नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय। बिल्कुल, देखिए कैलाश तो काम नहीं कर गया है कि पता ना चला हो, अंदर खाने खबर भी ना रही हो, और ये बहुत बड़ा स्टैंड हो गया। शिवराज सरकार जी के 31 मंत्रियों में से 15 हारे हैं, मैं आपको ये 12 हारे हैं, मैं आपको ये कंफर्म कर दूं पहले। दूसरी बात, जिनकी आप बात कर रही हैं, हाँ, और बाकी जीते, लेकिन मैं बता दूं कि इनका कितना प्रभाव है, इससे आप अंदाजा लगा सकती है। मैं दमनी विधानसभा की बात करूं, मैं पासी की विधानसभा मुरैना में सदर में थी, 2 घंटे तक चुनाव आयोग की साइट को बंद कर दिया था। 8000 से कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहे थे दमनी विधानसभा पर, 2 घंटे साइट बंद कर दी। 2 घंटे के बाद जब साइट खोली है तो ये कह दिया कि 24,000 वोटों से जीत गए। ये कहाँ का नया है? तो हमें शक है, तो हमें शंका है। आप कह रहे हैं जो प्रोसेसिंग हो रही है उस पर बहुत ज्यादा शंका। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अखिलेश यादव ने ये कहा कि मतदान के लिए 1 महीना लगता है, उसके बाद मतदान की मतगणना के बीच में 1 हफ्ते का समय होता है, तो उन्होंने ये कहा कि मतगणना के लिए भी फिर 1 से 2 दिन होना चाहिए। मतगणना ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में खत्म हो जाए। इस बात में आपको कितना दम लग रहा है, और वो कहना क्या चाहते हैं इस बात से कि भाई 1-2 घंटे में मतगणना नहीं होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म में उस मतगणना को देखना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, बिल्कुल अखिलेश जी ने सही कहा, क्योंकि सुलझे हुए आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल सुलझे हुए आदमी है, मुख्यमंत्री रहे हमारे, और अपने तजुर्बे और अपने राजनीतिक उससे जो है हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि एक बच्चे को पनपने में इतना टाइम लगता है, उसको बड़े होने में इतना टाइम लगता है, एक नेता को पनपने में इतना टाइम लगता है, तो भैया वोट काउंटिंग सही ढंग से हो तो टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप लोग जो अपने सिस्टम के आधार पर चल रहे हो, उससे ये देश नहीं चलेगा। मैं निवेदन करती हूँ तमाम विपक्ष के नेताओं से, विपक्ष की पार्टियों से, सारी पार्टियों से, कि ये लोग किसी को आगे नहीं आने देने वाले, क्योंकि इनके बेईमानी का जो सिर है ना वो बहुत ज्यादा चढ़ गया। क्योंकि ये तानाशाही का जो अपनाया जा रहा, इसको तानाशाह कहते हैं। लोग कहते हैं कैसा होता है तानाशाह, लोकतंत्र कैसे खतरे में है, चाकू लेके नहीं लोकतंत्र में घोपा जाता, ये लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ हमें दिक्कत है। तो तमाम लोगों को 24 के अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव के लिए अपील करनी चाहिए। ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा देश में जन आंदोलन विपक्ष का तमाम संगठन, तमाम किसान नेताओं का होना चाहिए, और एक डेलीगेट को, विपक्ष के नेताओं को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी से मिलना चाहिए। जैसे हम लोग इस बात को सोच रहे हैं, हम उनसे मिलने वाले हैं, तो आपको भी सोचना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग एक महत्व भूमिका रखते हैं आज के दौर में विपक्ष में, और इतने कठिन समय में अगर विपक्ष यही हो जाएगा तो जनता को ये हिटलर की तरह प्रताड़ित कर देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने अपनी राय को रखा है इस मुद्दे को लेकर के, जो ईवीएम का मुद्दा
तूल पकड़ रहा है। वहीं राजस्थान को लेकर के उन्होंने क्या बातें कही हैं कि एक बहुत बड़े चेहरे, कोई आम जनमानस नहीं है, कोई आम चेहरा नहीं है, वो एक चीफ रहे हैं और वो भी एक बहुत बड़े संगठन के, करनी सेना के। उनके साथ क्या हुआ और कितनी भूमिका इस समय सत्ताधारी पार्टियों की हो रही है, क्या उनके लिए चिंतन का विषय यह है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। दिल्ली में रुके हुए हैं पर उनका मुद्दा है कि अब राजस्थान में कूच क्यों नहीं की जा रही, उसी तरीके से जिस तरीके से कन्हैया लाल के मुद्दे पर ये बातें हुई थी। क्योंकि देखिए ये बातें छिपी नहीं है कि टीवी चैनल्स हो या तमाम वेब पोर्टल्स हो, खबरें वायरल हुई, फैली, पूरे देश में ये खबरें चर्चाओं का विषय बन गई। एक छोटी सी क्लिप ने सबके होश उड़ाए, हमारे भी उड़ाए। तो क्या आज इस मुद्दे पर उतनी ही बातचीत हो रही है? सवाल बड़ा है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।